आप में से कई सारे लोगों को अपनी मम्मी का खौफ बहुत होगा, लेकिन इस मम्मी का खौफ इतना बड़ा है कि अगर ये जाग गई तो पूरी दुनिया को सोना पड़ जाएगा। क्या बात है, परफेक्ट। हम में से कई सारे 90s के बच्चों की द मम्मी सीरीज इनिशियल एक्शन एडवेंचर मूवी थी। यही कारण है कि इसके लिए हमारे दिल के अंदर एक स्पेशल जगह है और हमारे सब्सक्राइबर्स में से भी बहुत सारे लोग इस सीरीज के फैक्ट्स को जानना चाहते हैं। आप सबका थैंक यू इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही ऑसम टॉपिक को हमें सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आपकी और हमारी खातिर इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मम्मी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि डेजर्ट में शूटिंग करने की वजह से प्रोडक्शन को कौन कौन सी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी और इसके लिए क्या क्या जुगाड़ किए गए थे, कहां पर इस सीरीज के स्टार ब्रेंडन फ्रेजर की जान जाते जाते बची थी, थर्ड मूवी में रेचल वॉइस हमें अपने रोल में क्यों नहीं दिखी, क्या होने वाली थी मम्मी कंटिन्यूएशन की चौथी मूवी और ये क्यों नहीं बनी, और फाइनली जानेंगे कि द मम्मी सीरीज का यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1999 की मम्मी मूवी आने से पहले इसके कई सारे वर्जन्स को कंसीडर किया गया था, जहां पर सबसे पहले प्रोड्यूसर जेम्स जैक और शॉन डैनियल्स इसे 1932 की मम्मी मूवी की एक रीबूट बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें यूनिवर्सल पिक्चर्स से $10 मिलियन मिल भी गए थे, लेकिन ये मूवी नहीं बन पाई। आगे जाकर डायरेक्टर जो डॉन्टे को भी इस प्रोजेक्ट को सौंपा गया, जो डैनियल डे लुइस को मम्मी के रूप में कास्ट करना चाहते थे, और तो और उन्हें भी स्टूडियो की तरफ से $15 मिलियन मिल भी गए थे, लेकिन वो भी मूवी नहीं बना पाए। फिर हॉलीवुड के मशहूर हॉरर डायरेक्टर जॉर्ज रोमेरो को बुलाया गया, जिन्होंने 1994 तक इस मूवी का एक ज़ॉम्बीफाइड वर्जन स्क्रिप्ट तैयार भी कर लिया था, लेकिन उनकी भी स्टूडियो के साथ बात नहीं बन पाई। फाइनली द मम्मी मूवी के डायरेक्टर स्टीफन समर्स ने अपनी लिखी हुई मूवी की कहानी को यूनिवर्सल पिक्चर्स के सामने दिखाया, और यूनिवर्सल को इसमें इंडियाना जोन्स और जेसन एंड द आर्गोनॉट जैसी कहानियों की फील आई, जिसके कारण यूनिवर्सल ने उन्हें $80 मिलियन ग्रांट कर दिए, जिसमें से इस अमाउंट का $15 मिलियन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इफेक्ट पर खर्च हुआ। अब चलिए गाइस, फैक्ट नंबर 14 की परंपरा निभाते हैं और जानते हैं सीरीज के कास्टिंग से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इन मूवीज में ब्रेंडन फ्रेजर के कैरेक्टर रिक ओडॉनल का रोल प्ले करने के लिए लिटरली बहुत सारे ए लिस्ट एक्टर्स को कंसीडर किया गया था, और इन एक्टर्स में शामिल है टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, मैट डेमन, बेन एफ्लिक, क्रिस ओडॉनल, मैथ्यू मैककॉनहे, सिल्वेस्टर स्टैलोन और कर्ट रसल। इसके अलावा लियोनार्डो डिकैप्रियो से इस रोल के लिए बात भी हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें ये रोल पसंद भी बहुत आया था, लेकिन साल 2000 के द बीच मूवी की शूटिंग में बिजी होने के कारण उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया। और फाइनली ब्रेंडन फ्रेजर को इस रोल के लिए कंसीडर किया गया क्योंकि डिज्नी की जॉर्ज ऑफ द जंगल फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ एवलिन कार्नाहन का रोल प्ले करने के लिए एना फ्रेल को भी कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में इस रोल को रेचल वाइस ने किया। पहली और दूसरी मूवी की स्टोरी भले ही इजिप्ट में बेस्ड हो, पर इन मूवीज की शूटिंग एग्जैक्टली इजिप्ट में नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय चल रहे इजिप्ट में कुछ रिलीजन और पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से वहां पर शूटिंग करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता। साथ ही साथ प्रोडक्शन किसी लीगल पचड़े में नहीं फंसना चाहता था, इसीलिए उन्होंने मोरक्को के अंदर आने वाली सहारा डेजर्ट में पहली 2 फिल्मों की शूटिंग की। वहीं पर इन मूवीज के कई सारे इंटीरियर शॉट्स को इंग्लैंड के साउंड स्टेजेस में शूट किया गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली इस तरह की दिक्कत थर्ड मूवी में नहीं आई, जहां पर इसकी कहानी के हिसाब से इसकी शूटिंग को ज्यादातर चाइना में ही किया गया। पहली 2 मूवीज में मम्मी जी का रोल प्ले करने के लिए ऑरेन वॉजलो को अपनी चमकीली और चिकनी काया हमेशा दिखानी होती थी, जिसके कारण मूवी के अंदर उनकी त्वचा का निखार बरकरार रखने के लिए उन्हें दिन में 2 बार अपनी फुल बॉडी शेविंग करवानी पड़ती थी। अब मुझे ये तो नहीं पता चल पाया कि ये काम करता कौन था या उस पर क्या बीती थी, पर हाँ, इससे पहले फुल बॉडी वैक्सिंग करने का प्लान किया गया था। पर आप जानते ही हैं, बड़े से बड़ा पहलवान भी वैक्सिंग के टॉर्चर के आगे नहीं टिक सकता। पहली मूवी की सीन में जहां पर रिक ओडॉनल को फांसी पर लटकाया गया था, एक्चुअली वहां पर हो गया था हादसा, क्योंकि जो इस सीन में ब्रेंडन फ्रेजर अपनी प्रतिभा आप सबको दिखा रहे हैं, अगर ये सीन थोड़ी देर और चलता तो ब्रेंडन फ्रेजर इस दुनिया से ही चले जाते हैं। वेल एक्चुअली हुआ ये था कि इस पर्टिकुलर सीन के लिए उन्हें पार्शियली लटकाया गया था और अपनी गर्दन पर ज्यादा जोर पड़ने की वजह से ब्रेंडन फ्रेजर तकरीबन 20 सेकंड के लिए बेहोश भी हो गए थे, जहां पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे और सेट पर मौजूद सारे के सारे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को यही लगा था कि भैया जी निकल लिए।
आपको सेकंड मूवी की वो सीन तो याद ही होगी जहाँ पर रेचल वॉइस और पैट्रिशिया वेल्स्क्वेज एक दूसरे को चुनौती देकर लड़ती हैं। ऑब्वियसली इस सीन को 2 नॉर्मल स्टंट वुमेन भी कर सकती थी, जहाँ पर सीन्स में कई जगहों पर मास्क का भी इस्तेमाल किया गया है। पर इन दोनों की दोनों औरतों ने ये फैसला किया कि वो ये सीन खुद करेंगी और इसी पर्टिकुलर सीन के लिए उन्होंने 5 महीने तक की ट्रेनिंग की। डेजर्ट्स में फिल्मों की शूटिंग करने का मजा कम और सजा ज्यादा होता है। वैसे एक एक चीज गिनाने बैठ गया तो पूरी मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, बट फिर भी चलिए कुछ चीजें जान ही लेते हैं। पहली और दूसरी मूवी की शूटिंग के दौरान मोरक्को के रेगिस्तान की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि प्रोडक्शन की मेडिकल टीम को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक खास तरह का बेवरेज बनाना पड़ा, जिसे पीकर ही रेगिस्तान में शूटिंग कर पाना पॉसिबल हो पाया। ये कम था कि प्रोडक्शन ने रेगिस्तान के अंदर शूटिंग करने के लिए एक्टर्स का बकायदा इंश्योरेंस करवाया था, इस डर से कि अगर वो रेगिस्तान में खो गए या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया तो प्रोडक्शन को ज्यादा घाटा ना हो। यही कारण है कि प्रोडक्शन को एक्टर्स की सेफ्टी के लिए मोरक्कन आर्मी का सहारा भी लेना पड़ा था। वहीं पर दूसरी ओर इन सब से सरवाइव करने के बाद भी कई सारे प्रोडक्शन के क्रू मेंबर्स और एक्टर्स को कई बार पॉइजनस कीड़े मकोड़े काट लिया करते थे, जिनके कारण उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करवाना पड़ता था। इस सीरीज के उस जमाने के हिसाब से सबसे बेहतरीन सीजी इफेक्ट्स को इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने संभाला था, लेकिन इस फ्रेंचाइजी में कई ऐसे मौके भी रहे हैं जहां पर प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट सिटी हामुन पत्रा के रिमेन्स को पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया था, जहां पर उसे मोरक्को के गारा मेडवार के क्रेटर के अंदर बनाया गया था। वहीं पर इस शहर को दिखाने के लिए कई सारे प्रैक्टिकल मिनिएचर मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आप में से बहुत कम लोग को मालूम होगा, पर द ड्वेन जॉनसन का पहला ऑफिशियल डेब्यू द ममी रिटर्न्स में ही हुआ था, जहां पर पहले वो फ्लैशबैक सीन में दिखते हैं और बाद में एक सीजीआई मॉडल के रूप में, जिसका आज तक मजाक उड़ाया जाता है। वेल, मेरे हिसाब से ये 3D मॉडल बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था और शायद आपको न मालूम हो, लेकिन प्रोडक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों का वक्त था इस पूरे के पूरे ड्वेन जॉनसन वाले फुटेज को बनाने के लिए। वैसे इस मूवी के अंदर ड्वेन जॉनसन अपना कोई खास मार्क तो नहीं छोड़ पाए, पर असल मार्क उन्होंने इसकी स्पिन ऑफ मूवी द स्कॉर्पियन किंग में छोड़ा, जो उस समय हॉलीवुड के सबसे पहले एक्टर बने जिन्हें $5.5 मिलियन का हाईएस्ट पे चेक मिला था, जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ था। और यहीं से द रॉक की ड्वेन जॉनसन बनने की शुरुआत हो गई। थर्ड मूवी के अंदर रेचल वॉइस अपने रोल एवलिन के लिए वापस नहीं आई, जहां पर उनके रोल को मारिया बेलो ने प्ले किया था, क्योंकि थर्ड मूवी के डायरेक्टर रॉब कोहेन के हिसाब से उन्हें इस मूवी का स्क्रिप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वहीं पर कुछ सोर्सेज के हिसाब से रेचल अपने छोटे बच्चे पर ध्यान देने की वजह से इस रोल पर फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया। थर्ड मूवी में जेट ली का कैरेक्टर और इस मूवी का मेन विलन, साथ ही साथ उसकी टेराकोटा आर्मी जियान चाइना के किन डायनेस्टी की सबसे पहले एम्परर से इंस्पायर्ड था, जिसे की शिंग हुआंग या शी हुआंग टीबी कहा जाता था, जिसका राज 227 से 210 बीसी तक चला था। और इसी के क्वीन टॉम को जियांग चाइना में 1974 में खोजा गया था, जहां पर 8000 सोल्जर्स के लाइफ साइज स्टैचूज मिले थे और 1987 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है। थर्ड मूवी के अंदर हमें जेट ली का कैरेक्टर अपनी फुल फॉर्म में एकदम लास्ट में इसलिए देखने को मिला क्योंकि जेट ली के पास इस मूवी के लिए ज्यादा समय नहीं था और वो ऑलरेडी चाइना में कई सारी मूवीज में पहले ही बिजी थे, इसीलिए मूवी में ज्यादातर जगहों पर जेट ली के डिफॉर्म डिजिटल वर्जन को ही दिखाया गया है। अगर आप भी मम्मी के कंटिन्यूएशन की चौथी मूवी ढूंढ रहे थे तो आप बहुत करीब थे। बेसिकली यूनिवर्सल ने चौथी मूवी बनाने का फैसला कर भी लिया था, जहां पर इस मूवी का नाम होता मम्मी द राइज ऑफ द एज़टेक्स, जो मीजो अमेरिकन कल्चर पर बेस्ड होता। और इसमें हमें मेन विलन के रूप में स्पेनिश एक्टर एंटोनियो बैंदेरेस दिखते, लेकिन यूनिवर्सल के दिमाग में मॉन्स्टर यूनिवर्स बनाने का ख्याल जगने लगा और इन मूवीज को रीबूट करने का फैसला किया गया। 2017 की मूवी का मम्मी पहले बेसिकली एक मेल होने वाला था और उसका लुक बहुत हद तक एक्सपेन एपोकलिप्स के एपोकलिप्स से मिल रहा था, जिसके कारण उन्हें अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से चेंज करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर इस मूवी का वो जीरो ग्रेविटी वाला सीन शूट करने में 2 दिनों तक का वक्त लगा था। वैसे ये मूवी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही थी, लेकिन ये पूरी के पूरे फ्रेंचाइजी को अपने दम पर खड़ी नहीं कर पाई। अगर आप सोचते हैं कि द मम्मी सीरीज इन्हीं 4 मूवीज तक सीमित है तो आप बहुत गलत सोचते हैं। एक्चुअली मम्मी का यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत पहले से चलता आ रहा है।
एग्जाम्पल के रूप में 1999 से पहले 1932 से लेकर 1955 तक द ममी की 6 मूवीज आ चुकी हैं। वहीं पर इसकी स्पिन ऑफ मूवी स्कॉर्पियन किंग पर 2018 तक 4 मूवीज और आ चुकी हैं। वो बात अलग है कि ये कुछ खास नहीं थी और इन्हें डीवीडी पर डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज किया गया था। वहीं पर ओरिजिनली स्टीफन समर की ट्रिलॉजी पर 3 गेम्स भी आ चुकी हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज भी हुई थी। साथ ही साथ इन्हें कॉमिक बुक के रूप में भी पब्लिश किया जा चुका है, जहां पर 2001 में पहली बार केओस कॉमिक्स ने इसकी 3 इशू की मिनी सीरीज लॉन्च की और 2008 से IDW पब्लिशिंग ने इसके राइट्स को एक्वायर कर लिया। वहीं पर 2001 से लेकर 2003 तक इस पर एक एनिमेटेड टीवी शो भी आ चुकी है। साथ ही साथ रिवेंज ऑफ द ममी के नाम से इसकी एक रोलर कोस्टर राइड भी है जो यूनिवर्सल स्टूडियोज थीम पार्क फ्लोरिडा और यूनिवर्सल के ही थीम पार्क हॉलीवुड और सिंगापुर के ब्रांच में भी है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ममी सीरीज फैक्ट। मैंने इस वीडियो में द ममी सीरीज के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको भी ममी सीरीज के किसी फैक्ट्स के बारे में मालूम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने सवाल, सुझाव या फिर वीडियो टॉपिक सजेशन इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को दबाएं और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।